और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। अशफाक भाई कैसे हैं आपके साथ? वो ज़्यादातर घर पर नहीं होते। जब यूसुफ दुनिया में आने वाला था तभी अम्मा जान हमारा साथ छोड़ गई थी, और उस दिन के बाद से आज का दिन है जो अशफाक एक बार भी घर पर रुके हों। वो ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में ही रहते हैं। घर बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो चंद घंटों के लिए। तभी अक्सर यूसुफ उनसे नाराज़ रहता है। शादिया का लहजा अब काफ़ी उदास सा था, जबकि सोनिया समझ चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास खुश नहीं है, बस जी रही है। आप परेशान ना हो बच्चों, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सोनू से हौसला देते हुए कहा था, जिस पर शादिया के लबों पर एक दुख बड़ी मुस्कुराहट आई थी, जिसे देखकर सोनी बहुत उदास हो गए थे। स्टॉप इट हार्डोन, क्या कहे जा रहे हो? श्रीराम का डैड के बिजनेस से क्या ताल्लुक होगा? वो जो उनके साथ फ्रॉड करके उन्हें जेल ही भेज देगा। उसे आज दूसरा दिन था अपने घर में जहां वो अकेली रह रही थी। हारून आज न सिर्फ उसे मिलने बल्कि उसे श्रीराम के खिलाफ भड़काने आया था, और उसकी बकवास सुनकर अर्षा का बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्षा, हर क्या कहे जा रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने तुम्हें हम सबके खिलाफ कर दिया? मुझे उसने किसी के खिलाफ नहीं किया। मुझे डैड से मिलना है, मैं खुद उनसे सब कुछ पूछना चाहूंगी। अलीशा ने गुस्से से कहा। जब अपना गुस्सा जब्त करता हुआ बार में सर हिलाने लगा। कब लेकर जाने वाले हो, या मैं खुद ड्राइव करके जाऊं? तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, वो थाना है, कोई आउटिंग की जगह नहीं है। थोड़ा सब्र करो, चलते हैं शाम तक। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो वहां से चला गया, जबकि अलीशा अपने मोबाइल पर आती हुई कॉल रिसीव करने लगे। अरीशा, कैसी हो? कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है ना? जैसे ही उसने कॉल पिक वैसे ही माही नॉन स्टॉप सवाल पर सवाल करने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माही, तुम बताओ कहाँ हो तुम? क्या हम मिल सकते हैं कहीं बाहर प्लीज, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है इस घर में। तुम परेशान ना हो आरू, मैं और जानी चाहती हैं तुमसे मिलने। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ और तुम इस रेस्टोरेंट पर पहुंचो। माही ने फिक्रमंदी से कहा और बिना कुछ सुने हुए फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अरीशा को लोकेशन सेंड की, जिसे फॉलो करती हुई वो अपनी कार में बैठ कर जा चली गई थी। वो गार्डन में लगे झूले पर बैठी हुई कराची का मौसम एंजॉय कर रही थी। जब यूसुफ अपनी फुटबॉल लिए वहां से गुजरने लगा तो उसकी नजर अरीशा पर गई, जो अपने नन्हे नन्हे पैरों को हिलाते हुए अपनी आंखें बंद करके तेज हवा को महसूस कर रही थी। पहले तो वो उसके करीब आने लगा था, मगर फिर तो याद आया कि कुछ देर पहले उसने जो रोना डाला था, वो जो अक्कड़ दिखाई थी, वो यूसुफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने कदम वहीं पर रोक के और वो वापस आने लगा, मगर तभी अरीशा ने किसी के शोर की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा। असल में उसकी नजर यूसुफ पर नहीं बल्कि उसके हाथ में पकड़ी हुई उस बॉल पर थी। अभी वह झूले पर से उतरने की कोशिश करती, मगर तभी जमीन पर गिरी और फिर से रोने लगे। उसे यहाँ सोनी बिठा कर गई थी, क्योंकि वो 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। भला वो कैसे इतने बड़े झूले पर वो खुद उतरती? जबकि यूसुफ उसकी आवाज सुनता हुआ भागा उसके पास आया। तुम ठीक हो? यूसुफ ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, जिस पर वो अपने हाथ पर लगी हुई चोट को भूलकर उल्टे सीधे मुंह बनाते हुए उसको घूरने लगे कि आहर उसने उसको टच कैसे किया। और नहीं कर रहा तुम्हें टच? वैसे भी यूसुफ मलक किसी लड़की को मुंह नहीं लगाता। हाँ तो दूर की बात है। सोनिया उसके पीछे खड़ी इस छोटे बच्चे की बड़ी बड़ी बातों पर बहुत हैरान थी। हाला जानी, वो जैसे ही वापसी मुड़ा तो सोनिया को खड़ा पाया। क्या बात है जनाब, अक्सर गुस्से में रहती हैं आप? कोई खास बात? नो हाला जानी, गुस्सा नहीं कर रहा, बता रहा था उसे कि मैं खुद किसी को टच नहीं करता। ये बेवजह मुझसे मुंह बनाती रहती है। क्या ये है ही नकचड़ी, या अपने डैड को देख देकर बन गई है? यूसुफ की बात सुनकर सोनिया अपनी हंसी कंट्रोल ना कर सकी और हंसने लगी। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ क्वेश्चन। सबके बात पर सोनिया जमीन पर बैठी हुई अलीशा को अपनी गोद में उठाए झूले पर बैठी। इधर आओ मेरे पास। जी हाला जानी। देखो यूसुफ, मानती हूँ तुम दोनों का मजाज बिल्कुल एक सा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी कजन है, उसका ख्याल रखना फर्ज है ना तुम्हारा। और फिर अगर तुम उससे वक्त दोगे, उसके साथ खेलोगे, तो ही ये तुम्हें जानेगी ना। सोने के बाद सुनकर यूसुफ अलीशा को देखने लगा, जिसके हाथ में मौजूद बाल को देख रहे थे। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम इससे खेलोगी? यूसुफ ने उसकी तरफ अपनी फेवरेट बाल बढ़ाई, जिसे उसने एक झटके में खींच कर अपनी गोद में रख लिया। हाला जानी, मुझे ये पहले वाली अरीशा बिल्कुल नहीं लगती, वो तो बहुत ही स्वीट थी ना। ये वाली बिल्कुल नकचड़ी सी है। हाँ तो तुम बनाओ ना उसे अपनी तरह, ताकि वो तुमसे दोस्ती करे, तुम्हारे साथ खेले। ओके हाला जानी, मैं कोशिश करूंगा। यूसुफ ने अरीशा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारना चाहा, जिस पर वो अपनी माँ को देखने लगी। जाओ बेटा, खेलो अपने कजन के साथ। सोनी की बात सुनकर वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाल को छोड़कर उसकी गोद में आ गई। इस बार यूसुफ ने उसे गोद में लेकर नीचे उतारा, जबकि बाल उसके हाथ से छूटकर नीचे घास में गिर गए थे। जिस पर अरीशा ने मुंह पर हाथ रख लिया तो यूसुफ भी हंसने लगा। चलो तुम दोनों खेलो, मैं अंदर जा रही हूँ। सोनी उन दोनों को कहती हुई अंदर चली गई, जबकि अरीशा अब उसके साथ खेलने में मसरूफ थे। वैसे तुम हो बहुत नकचड़ी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक स्वीट सा निक निक देता हूँ, ब्यूटी क्वीन। यूसुफ की बात को नजरअंदाज करती हुई वो खेल में मसरूफ हो गई।
یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دوست ہو تو کچھ بھی کہتے رہوگے؟ اشفاق نے آج پہلی بار اپنے دوست کا کالر پکڑا تھا، جس پر وہ ایک جھٹکے سے دور دھکیلنے لگا۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، میں سب جانتا ہوں۔ تمہارے کون سے بزنس چل رہے ہیں جسے تم اتنا کما رہے ہو؟ اسمگلنگ کرنا کسی ایک بندے کی بات نہیں، مگر تم تو پوری آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جو تمہیں سپورٹ کرتی ہے۔ شفقت نے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، جس سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ تم جو لاکھوں روپے حرام کما رہی ہو وہ کیا ثواب کا کام ہے؟ مسٹر شفقت خان، کسی دوسرے کو تاپی آئینہ دکھانا جب خود کا کردار مضبوط اور ایماندار ہو۔ اشفاق کی بات پر شفقت اس کو گھورنے لگا۔ ہاں، میں لاکھوں روپے سے حرام کما رہا ہوں، لیکن تمہاری طرح ڈرگس کی اسمگلنگ نہیں کرتا۔ تو کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ تم بھی کرو اسمگلنگ، تم بھی اپنا ایک عالیشان گھر بناؤ، جگہ جگہ اپنے نام کی کمپنیاں کھڑی کرو۔ یوں میرے گریبان پر جا کر تمہیں کیا ملے گا؟ اشفاق کسی کو بھی آنکھوں سے شیشے میں اتارنے کا ہنر بآسانی جانتا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب شفقت اسے ناسمجھی سے گھورنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم خود تو غلط کام کر رہی ہو، اوپر سے مجھے بھی ایسے کام کرنے پر اکسا رہی ہو۔ شفقت نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ کہکا لگانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جو حرام کماتے ہو وہ بڑے ثواب کا کام ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو تمہیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بجائے مجھے سمجھانے کے تم خود کی پہچان بناؤ۔ ویسے بھی تم کون سا اب جرمنی جاؤ گے لیکچر دینے؟ میں بزنس کر رہا ہوں، اس میں میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ شفقت نے اسے جتاتے ہوئے کہا، اچھا تو ذرا بتانا مہینے کا کتنا کما لیتے ہو حرام کے پیسے ملا کر؟ 10 سے 12 لاکھ۔ شفقت نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ پھر سے کہکا لگانے لگا۔ کم آن یار، 10 لاکھ تو صرف میری بیوی کا حق مہر تھا، تم کتنا کما لیتے ہو؟ شفقت اسے سوائے نظر سے دیکھنے لگا، جس پر وہ اس کے قریب آیا۔ 1 ہفتے میں 5 کروڑ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب شفقت کو ٹکرنے لگا تھا، جس پر اشفاق نے اپنے ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر اس کو تھمایا، جس وہ گٹ گٹ پی گیا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم یہ منتھلی کروڑوں کماؤ؟ میں یہ سب کیسے کروں گا؟ میرے ساتھ مل کر اس میں تمہیں اور مجھے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہماری بیویوں کو اس بات کا پتہ چلا تو؟ ارے شفیع، یہ عورتیں بہت معصوم چیز ہوتی ہیں، انہیں سمجھانا، منانا اور دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر اس کا کام میں کوئی نقصان ہوا تو پھر لازمی سی بات ہے نا، انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ شفقت ابھی سے کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا، ٹرسٹ می، اگر سونی میری زندگی ہے عشق۔ پھر سے وہی بات، یہ عورتیں کسی ایک ہی نہیں ہوتی، ان کے چکر میں اپنی زندگی حرام مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا تم جانتے ہو جسے میں پسند کرتا تھا وہ کون تھی؟ کون؟ اشفاق کے باپا شفیع سوائے نظر اس کو دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری بیوی سونیا تھی۔ اشک کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شفقت نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور خون ہوا نگاہوں سے اس کو گھورنے لگا۔ بے غیرت، تم نے اپنے منہ سے ایسی بکواس نکالی ہوئی تو کیسے؟ ریلیکس یار، وہ بہت پہلے کی بات تھی، پسند تو کوئی بھی آ جاتا ہے۔ تجھے بھی تو یونی والی میڈم کی بیٹی پسند تھی نا، جو مجھ پر مرتی تھی؟ ایسے ہی مجھے سونی پسند آ گئی، مگر اب دیکھو میں کتنا خوش ہوں، دیکھو اب بھی تمہیں آفر دے رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر بتانا، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ اشفاق کی بات سنتا ہوا وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اشفاق اسے کنونس کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ماہی، میں سچ کہہ رہا ہوں، شیران بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ غصے کا بہت تیز ہے، مگر وہ کبھی بھی کسی بے گناہ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ ہارون کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم روہیل سے پوچھو، وہ شہرام کا دوست ہے۔ عریشہ مکمل طور پر اپنے شہرام کو ڈیفینس کر رہی تھی، جس پر ماہی اور زینش کہیں کہیں بہت خوش تو کہیں بہت ہی پریشان بھی تھی، کیونکہ جب عریشہ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب شہرام نہیں کیا تو اس پر کیا گزرے گی۔ عریشہ، ایک بات بتاؤ، شہرام نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا نا، تو پھر تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو؟ زینش کے کیے گئے سوال پر عریشہ اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شہرام کی طرف داڑھی کیے جا رہے تھے۔ ہاں، کڈنیپ کیا اس نے مجھے، مگر میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کیا اس نے، نہ کیا ہے اس نے مجھ سے، بھلے سے زبردستی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے۔ عریشہ نے نظریں چھڑاتے ہوئے بامشکل اپنی بات مکمل کی، جس پر زینش اور ماہی دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فرض کرو آرو، اگر واقعی شہرام ان سب کا ذمہ دار ہوا تب کیا کرو گے تم؟ ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کیا تھا، جس پر زینش بھی اس کو دیکھنے لگے۔ اگر واقعی یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ذمہ دار ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ میرے لیے میرے ڈیڈ سے بڑھ کر کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں، وہ بھی نہیں۔ چھوڑ دو، وہ پہلے ہی چکا ہے مجھے، بس میرے فیصلے کا انتظار ہے اسے، مگر میں نے سوچا ہے کہ میں ڈیڈ سے بات کروں گی اس کے لیے، لیکن اگر وہ واقعی ان سب کا ذمہ دار نکلا تو جیسے پہلے میں نے اسے پیار کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا، اب بھی ایسا ہی کروں گی، اور ویسے بھی میں اسے کوئی محبت نہیں کرتی، میرے دل میں جو پہلے تھا وہی اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عریشہ کی بات سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے زینش اور مائی خاموشی سے بیٹھی اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی، کیونکہ کل عدالت میں پیشی بھی تھی۔ عریشہ میری جان، تمہیں نیو اسکول کا بندوبست تو ہو گیا ہے، بس اب تم نے 2 دن بعد اسکول جوائن کرنا ہے۔ شفیع نے 3 سالہ کی عریشہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر سونیا اس کو دیکھنے لگے۔ نیو اسکول؟ شفیع، میں نے کہا بھی تھا کہ ہم اسے اسی اسکول میں ہی پڑھائیں گے جس پر یوسف پڑھتا ہے۔
सोनी के पापा शफकत उसे नागवार से घूरने लगा। बात सुनो सोनी, ये मेरी बेटी है, बाप हूँ मैं उसका। अगर कुछ अच्छा नहीं सोच सकती तो बुरा भी ना सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को उस बदतमीज बददिमाग बिगड़े हुए नफसियाती इंसान के साथ स्कूल में पढ़ाऊंगा? नेवर। शफकत के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर सोनिया काफी हैरान कुन नजरों से को देख रही थी। उसे आहर क्या होता जा रहा था। तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था उन्हें पाकिस्तान आए, मगर मजाल है जो उसने एक भी बार अपनी बीवी से तमीज से बात की हो। और तो उसने तो अपने दोस्त की हवेली में रहने से भी इनकार कर दिया था। वो अपने घर चला गया था जहाँ वो लोग पहले रहते थे। शबी, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसे वो भी एक बच्चा ही है ना, तो फिर क्या बुराई है साथ पढ़ाने में? दोनों कजन्स हैं, साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। फिर भी मैं अरीशा की तरफ से बेफिक्र रहूंगी। शफी उसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ अपना कोट पहनने लगा। शफी, सोनिया प्लीज, मैंने जो कहना था कह दिया, बस बात खत्म। मेरा एक और दोस्त है जिसका बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। मैंने भी अरीशा का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया है। तुमने कभी ठीक से देखा है इस यूसुफ को? कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है वो। अगर एक दिन भी अरीशा से मुलाकात ना हो तो रोज अपने ड्राइवर के साथ यहाँ आ जाता है उससे मिलने के लिए, उसके साथ खेलने। आहर उसकी इतनी जुर्रत। अब बस तुम मेरे फैसले पर सवाल नहीं करोगे। 2 दिन बाद अरीशा ड्राइवर के साथ इसी स्कूल में जाना शुरू करेगी। वो अपनी बात मुकम्मल करता हुआ बड़े बड़े डग बढ़ के वहां से चला गया था, जबकि पीछे सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर से उसके नाक से खून आने लगा था, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो गए थे। क्या करना चाह रही हैं आप शफी? क्यों परेशान कर रहे हैं? न जाने किन चक्रों में पड़ गए हैं आप, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा था? उसे अब शाहजहां से अपनी बीमारी के बारे में बात करनी थी ताकि वो अरीशा का फ्यूचर सिक्योर कर सके। डैड, जब वो जेल में शफकत से मिलने आई तो अपने डैड को ऐसी हालत में देखकर उसके आंसू निकलने लगे। अरीशा मेरी जान, कैसी हो तुम? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? शफकत उसे यूं इधर देखकर खड़ा हुआ और फिक्रमंदी से पूछने लगा। डैड, आप यहाँ क्यों हैं? क्या गुनाह किया है आपने जो इन लोगों ने आपको इस हाल में रखा हुआ है? अरीशा की बात पर शफी हारून को देखने लगा। बेटा, तुम जानती हो ना अपने डैड को, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस बीस की वजह से हो रहा है। कौन बीस? शफकत की बात सुनकर वो यकदम हैरान सी हुई। बेटा, वही बीस शख्स जिसने तुम्हें किडनैप किया था, उसने ये सब उसने किया है ताकि मैं तुम्हें उससे बचा ना सकूं। वो बदला ले रहा है मुझसे क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। डैड प्लीज, आप गलत सोच रहे हैं। वैसा क्यों करेगा? उसने तो मेरी खुशी के लिए उसने मुझे वापस सही सलामत घर छोड़ा था, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं है डैड, वो बहुत अच्छा शख्स है। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शफकत हारून को घूरने लगा, जिस पर हारून ने नागवारी से नजरें चुराई, क्योंकि वो करता भी तो क्या, अरीशा तो जब से उसकी कैद से आजाद हुई थी बस उसी के नाम की तस्वीर पढ़ी जा रही थी। अरीशा, तुम बहुत ही मासूम हो, तुम नहीं समझती इस बाहर की दुनिया को। वो जिसने तुम्हें किडनैप किया है ना, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि 20 वही 20 जो दिन ब दिन अपना खौफ लोगों के दिलों में बढ़ाया जा रहा था। वो एक सीरियल किलर है। अरीशा बेयकीनी की कैफियत में बड़े डैड की बातें सुन रही थी। हाँ बेटा, वो न जाने कितनी मासूम जानवरों का कत्ल कर चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम किसी से भी पूछ लो, वो एक सीरियल किलर है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी जान ले सकता है। डैड बस कर दें, क्या हो गया है आपको? क्या कहे जा रही हैं आप? वो 20 कैसे हो सकता है? वो क्यों किसी की जान लेगा? उसकी किसी से क्या दुश्मनी है? वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो कल सुबह 11 बजे हारून तुम्हें कोर्ट लेकर आएगा। अगर ये केस मुझ पर उसने नहीं ठोका तो मेरा नाम अपने नाम के आगे से हटा देना। अब जाओ यहाँ से। शफकत के ऐसे लहजे पर अरीशा नागवारी से उसे देती हुई वहां से बाहर को चली गई थी, जबकि हारून अब काफी परेशान नजर आ रहा था। सर, ये क्या किया आपने? उसे अपनी सहाय करने के बजाय उल्टा उसे नाराज कर दिया। तुम चुप रहो, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही। तुर्की में वो तुम्हारी आंखों के सामने से उसे किडनैप करके पाकिस्तान ले आया था, लेकिन तुम अंधे बने रहे। और अब जब वो तुम्हारे सामने उसकी हमायत कर रही है और तुम अब भी उसे कुछ नहीं कर पा रहे। ऋषा के जाने की देर थी कि शफकत हारून पर बरस पड़ा। सर, वो नहीं जानती कि शेराम को कि वो कौन है, कहाँ से आया है। उसे बस इतना ही पता है कि शेहराम ने उसे किडनैप किया है। तो आप बताएं मैं क्या करूं? उसे सब सच बताकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। किसने कहा है कि उसे सच बता? लेकिन तुम अर्चा को उसकी तरफ से बदगुमान तो कर सकते हो ना। उसके दिल दिमाग में ऐसे घटिया शख्स के लिए नफरत तो पैदा कर सकती हो ना। उसके दिमाग में ऐसा जहर भरो, ऐसी वैसी बातें डालो कि वो खुद उससे नफरत करे, उसकी शक्ल तक देखना गवारा ना करे। इतना तो कर सकते हो ना तुम। शफकी के पापा हारून कुछ सोचने लगा। सर, मगर उसने सिर्फ उसकी तरफ दाढ़ी की है, उसने तो ये थोड़ी कहा है कि वो उसे मोहब्बत करती है। अरे अहमक इंसान, तो क्या तुम उसके दिल में उस शख्स की मोहब्बत पैदा करने का इंतजार कर रही हो? हमें उसके दिल में जज्बात पैदा होने से पहले ही उसका कत्ल करना होगा। बस बात खत्म। जाओ अब तुम कुछ भी करो और जल्दी ही किसी खुशखबरी के साथ यहाँ आना। शफकत अपनी बात मुकम्मल करता हुआ जेल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, जबकि बाहर खड़ा हुआ हारून उसकी बातों में घूम चलता हुआ वहां से चला गया था। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी ब्यूटी से मिलने जाना है, वो भी आज। वो कब से जिद किए बैठा था, जबकि शाहजहां उसकी बात मान नहीं रहे थे। बेटा, खाला जानी हॉस्पिटल में गई थी ना,
आप वहाँ कैसे जाओगे जब खाला जानी घर पर नहीं है ही नहीं, और फिर अरीशा तो स्कूल गई हुई है ना, तो आप भी स्कूल चले जाते तो अच्छा होता ना। शादी के बाद से उनका मुंह बनाने लगा, जो भी हो मुझे अपनी ब्यूटी से मिलना है, मैंने आज ही उसे मिलने जाना है, आप खाला जानी को कॉल करें प्लीज, वरना मैं हर बार की तरह इस बार भी खुद ही चला जाऊंगा, और अगर वो घर पर ना मिली तो मैं उसके स्कूल। अपनी बात कहते कहते वो रुका, शादी उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। कहो बेटा क्या कह रहे थे तुम, क्योंकि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि आप उससे उसके स्कूल मिलने चले जाना। नेवर, मैं पहले भी एक बार उसके स्कूल गया था, मगर वहाँ उसका एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर वो मेरी दोस्त है तो फिर उससे फ्रेंडशिप क्यों रखी हुई है उसने। वो हर बार की तरह इस बार भी यूसुफ अपनी बात पर कायम था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी चीज़ कोई और देखे या उसे छुए या फिर उसे उससे छीन ले। जिसका था सिर्फ उसी का था, वो उसे किसी और के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई शख्स। यूसुफ बेटा, खाला जानी का मैसेज आया है कि वो अरीशा को स्कूल से लेते हुए आज हमारे ही घर आ जाएंगी। जाओ अब शाबाश, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। रियली? ओके मॉम। गुड मेरा बेटा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, यूसुफ के मजाक में काफी शिद्दत आ रही थी। वो अरीशा के मामले में काफी सीरियस होता जा रहा था, क्योंकि वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखता था। मगर अरीशा को लेकर उसके जज्बात बहुत ही अलग थे, जिन्हें सोनिया और शादिया दोनों बहनें ही काफी बार महसूस कर चुकी थी। सोनिया ये क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम, तुम इतनी बीमार हो फिर भी तुमने ये बात किसी को नहीं बताई। शादी को जब सोनिया की बीमारी का पता चला तो वो बहुत ही घबरा गई थी। बस सोनिया ने नजरें झुका ली। बच्चों जो हुआ सो हुआ, मैंने आज ही डॉक्टर से बात की है, ये सब ब्लड कम होने की वजह से हो रहा है। मेरे जिस्म में अब बस 5 पॉइंट खून बचा है, और मेरी बॉडी किसी और के खून जो कि कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं बचा, तो बस मुझे बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे, इसलिए मिलना चाहती थी। सोनी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जिस पर शादिया का दिल मोम हो रहा था। सोनिया प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारा बहुत अच्छी जगह से इलाज करवाएंगे, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बचो, मैं पिछले 2 सालों से अपना मसलसल चेकअप करवा रही हूँ, मगर कोई भी फायदा नहीं। जब बाहर मुल्क के डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ठीक होना नामुमकिन नहीं, तो फिर पाकिस्तान के डॉक्टर्स कर भी क्या सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती ब्लड चढ़ाकर पूरी बॉडी वक्त से पहले खत्म कर देंगे बस। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी जिंदगी में बेड पर मरीजों की तरह गुजारो, मैं चाहती हूँ कि हंसी खुशी रहूं बस। सोनिया तुम परेशान ना हो, हम सब कोशिश करेंगे, मैं इशफाक से बात करूंगी, वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं। बच्चों प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी अब अजीज नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी की जिंदगी अजीज है, मैं उसे मरने से पहले किसी के महफूज हाथों में सौंपना चाहती हूँ। सोनिया का चेहरा अब आंसू से तर हो चुका था, जबकि शादिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहर करे भी तो क्या करे। अकेली बहनें थी, बाप का साया भी 3 साल पहले उनके सरों से हट चुका था। क्या मतलब किसी महफूज हाथों में सोनिया चाहती हो, मैं कुछ समझी नहीं। बच्चों शब्द पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं, जब से पाकिस्तान आए हैं उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, हर वक्त बात बेबात पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। मुझे उनके बिजनेस का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हर जिंदगी में क्या चल रहा है जो वो ऐसे हो रहे हैं। बच्चों मुझे उन पर शक है, कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गए। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मुझे अरीशा को उनसे बहुत ही दूर रखना होगा। शादी को सुनने की बातें समझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, और वो क्या कहे चली जा रही थी। जहाँ तक वो शफकत हो जानती थी, वो एक ही बहुत पढ़ा लिखा कामयाब इंसान था, उसे इन चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत थी। वो एक सुलझा हुआ इंसान था, वो शब इशफाक की तरह बिल्कुल भी नहीं था। सोनी बस कर दो, क्या कहीं जा रही हो, अगर वाकई इन चक्रों में होता तो क्या तुम्हें छोड़ नहीं देता। बजो वो वक्त भी दूर नहीं है जब वो मुझसे मेरी बेटी छीन कर मुझे छोड़ देंगे, इसलिए अगर आप राजी हैं तो मैं अरीशा को आपके सुपुर्द करके इस दुनिया से रुखसत होना चाहती हूँ। और अगर आपको कोई एतराज है तो मेरी जिंदगी में ही बता दें, ताकि मैं अपनी बेटी का अगला गला अपने हाथों से ही गोड़ दो। वो अपने दिल की तमाम बातें अपनी बड़ी बहन के सामने कही जा रही थी, इस बात से अनजान के उनकी गुफ्तगू यूसुफ सुन चुका था। खाला जानी प्लीज, आप मेरी ब्यूटी के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो मेरी है, उसे कुछ नहीं होगा। यूसुफ भागता हुआ कमरे के अंदर आया था, जहाँ अरीशा स्कूल से सोई हुई थी, और वो दोनों बहनें बैठकर बातों में मसरूफ थे। यूसुफ बेटा अब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो शाबाश बाहर जाओ, बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। शाहजहां ने उसे यूं ही टेंशन देखते हुए देखा, जिस पर यूसुफ ने एक नजर अर्शिया को देखा, फिर सोनी को देखा जो अब तक मसलसल रोई जा रही थी। खाला जानी आप क्यों रो रही हैं, मैं हूं ना, सब ठीक करूंगा, आप ब्यूटी की फिक्र ना करें, ये मेरे पास सेब रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। यूसुफ को काम बर्दाश्त था कि उसकी ब्यूटी को उसे दूर रखा जाए, इसलिए एक जज्बे के साथ उसने अपनी बात मुकम्मल की। उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सोनिया हैरान रह गई। यूसुफ मैंने कहा ना कि अपने रूम में जाओ, आप बजो 1 मिनट रुक जाएं। सोने के पापा शाहजहां उसको देखने लगे, क्योंकि सोने की आंखों में एक अजीब सी कशिश आई थी। यूसुफ मेरे पास आओ। सोने ने इंतहाई नरम लहजे में उसे पास बुलाया था, जिस पर उसके करीब गया। यूसुफ क्या तुम वाकई अपनी ब्यूटी को का ख्याल रखोगे? हमेशा, यूसुफ ने एक स्टाइल से कहा था, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुराने लगे। क्या तुम मेरी अरीशा को अपनी दुल्हन बनाना चाहोगे? क्योंकि अगर वो बड़ी हो गई तो उसके डैड उसे तुमसे दूर कर देंगे, लेकिन अगर तुम उसे अपनी दुल्हन बना लोगे तो वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। सोने के कहने की देर थी जब यूसुफ ने एक नजर अपनी मॉम और फिर एक नजर अपनी ब्यूटी को देखा और हाँ में सारे हिलाने लगा। सोनी
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ دونوں تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، کیا پتہ بڑے ہو کر ان کے مزاج ملیں بھی یا نہیں۔ اور پھر تم تو جانتی ہو اشفاق کس طرح کی انسان ہے، پھر بھی تم اپنی بیٹی کو ان کے بیٹے کے سپرد کرنا چاہ رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ شازیہ سونی کی جلد بازی پر اسے سمجھانے لگے، مام پلیز، میں ڈیڈ جیسا نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے بیڈ مین۔ یوسف کی بات پر شازیہ ضبط کر گئی تھی، جبکہ سونیا کو اس کے باپ کا اصل چہرہ تو پہلے ہی پتا تھا، اس لیے وہ مسکرانے لگے۔ بچوں، میں جلد بازی نہیں کر رہی، میں صرف آپ لوگوں کی رضامندی چاہتی ہوں۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ مجھے تو اپنے چھوٹے سے شیر پر پورا بھروسہ ہے، جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ راضی ہیں تو پھر ہم سب سے بات کر کے ان دونوں کی بات پکی کر دیتے ہیں، نکاح جب آپ کو مناسب لگے کر لیں گے۔ سننے کی بات سے شازیہ پر تھوڑا تو اثر پڑا تھا، اسے یہ رشتہ بالکل بھی مناسب لگا تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کو کسی مصیبت میں چھوڑ دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کا علاج کروائے گی، اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی وہ لوگ اپنے بچوں کا سوچیں گے۔ ٹھیک ہے سونیا، ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادی کے بعد پر سونیا کافی خوش ہو گئی تھی، جبکہ یوسف کی نظریں بس عریشہ پر جمی ہوئی تھی۔